हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक के अंदर, उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर एक हमारा टॉपिक बचता है, दैट आर ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर से ये तीनों कंपाउंड हैं। जैसे जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स मैंने आपको कराया था, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम अब तक कराया। तो उसमें एक बार तो लिथियम मेटल के साथ कोई ना कोई आर ग्रुप अटैच था, एक में मैग्नीशियम मेटल के साथ आर ग्रुप अटैच था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था और ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स थे। तो दोनों के केस में मैंने बताया था कि दो तरह की रिएक्शन शो करते हैं, दैट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स ये कंपाउंड आर नेगेटिव को डोनेट करते हैं। सिमिलर काम हमारा ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड करता है। मीन्स अगर आर का और जिंक का बॉन्ड अगर बना हुआ है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या बताए थे मैंने, दोज कंपाउंड विच हैव सिंगल कार्बन मेटल बॉन्ड, जिसमें एक भी अगर कार्बन और मेटल का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स द कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोजिक कंपाउंड्स के अंदर जिंक का और कार्बन का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ये भी क्या करता है, आर नेगेटिव को डोनेट करता है। अब जो मैंने आपको मैग्नीशियम के लिए बताया था और जो मैंने आपको ऑर्गेनोलिथियम के लिए बताया था, लिथियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज। मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, मीन्स उसकी वैलेंसी +1 होती है, तो इसलिए लिथियम के साथ एक आर ग्रुप अटैच था। मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है पर आर नेगेटिव दूसरा उसने हैलोजन को ले रखा था। ऐसे ही जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके ऊपर +2 चार्ज स्टेबल होता है विद सम एक्सेप्शंस। तो जिंक के ऊपर +2 स्टेबल होते हैं। तो जिंक क्या करेगा, अपने साथ 2 आर को कैरी कर सकता है। तो जो जिंक का ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो ये होता है ZnR2। आर कोई भी एल्काइल, एराइल, एल्केनाइल, एल्काइनाइल, कोई भी कंपाउंड, आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, आइदर एलिफेटिक, एरोमेटिक, कोई भी। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स थे और जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स थे, मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स थे, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बट जो हमारे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स हैं ये माइल्डर रिएजेंट हैं। माइल्डर रिएजेंट का मतलब क्या हुआ है, इनकी रिएक्टिविटी स्लो होती है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स जो हैं, दीज आर फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दैट आर आइसोलेटेड इन लेबोरेटरी। मीन्स जिसको आइसोलेट किया था लेबोरेटरी के अंदर, ये सबसे पहले कंपाउंड्स थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के केस में कि हमने उनकी प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने दोनों की आपको जर्नल बता के स्किप कराई थी, पर इसमें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक दो नेम रिएक्शन है और इनका जो मैकेनिज़्म का प्रोसेस रहेगा दैट इज़ सेम ही वर्क करेंगी ये, जैसे ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो हमारे मैग्नीशियम के केस में था। पर इसमें एक दो रिएक्शन डिफरेंट है जो मैं आपको कराऊंगी, जैसे कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स, जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की, स्पेशली जिंक, हम अगर एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन कराएं जिंक की फिलिंग्स के साथ, तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल जिंक आयोडाइड बनता है। मतलब एल्काइल ग्रुप भी, जिंक भी और आयोडाइड भी। जब भी हम एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे और कोई भी हो सकता है आयोडीन की जगह, पर क्या होता है ना, आयोडीन बहुत अच्छा ही, जैसे जो इसका ये फर्स्ट स्टेप था ये तो बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन है। तो आयोडीन डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन बहुत इजीली देता है। डिस्प्रोपोनेशन का मतलब क्या होता है, देखो दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन
और सेकंड होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, एंड इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन सी होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के अंदर रिडक्शन भी होता है और उसी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, दैट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो आयोडीन बहुत अच्छे से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देता है। एक बार वो तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आयोडीन लेके चलते हैं। वैसे ब्रोमीन भी देता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, पर उसकी रेट काफ़ी स्लो होती है। तो हमने क्या करना है, एल्काइल आयोडाइड लिया, उसकी जिंक फीलिंग्स के साथ रिएक्शन कराई, हमारा क्या बन गया, एल्काइल जिंक आयोडाइड। तो जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन के ड्यूरिंग ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, R2Zn प्लस I2। तो देखो आयोडीन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, ऑक्सीजन इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, सॉरी इसका आयोडीन का क्या हुआ है, ठीक है, इतना है समझिए, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन इसमें साइमल्टेनियसली होंगे, तो ये कौन सी होगी, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है, दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का मतलब क्या है कि जहाँ पे आर ग्रुप अटैच होता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक क्लोराइड के साथ। तो जिंक की रिएक्टिविटी आर के साथ बाइंड करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, जिंक के साथ तो आर ग्रुप अटैच हो जाएंगे, और एल्यूमिनियम के साथ एक तो Cl जुड़ जाएगा, जो जिंक के साथ जो 2 Cl थे उसमें से एक Cl एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, और अपने 2 R ग्रुप्स को ये अपने साथ कैरी रखेगा। तो ये थी फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, क्लियर है। उसके बाद हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो जो ये रिएक्शंस हैं, सिर्फ मैं आपको इनको थोड़ा सा आइडिया ही दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा ना इनके प्रिपरेशन की मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में है, सिर्फ हमने ये रीड आउट करनी है थोड़ा थोड़ा। और पेपर के पर्सपेक्टिव से ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन के मेथड एक्सप्लेन करो, या फिर वो कंप्लीट द रिएक्शंस में भी दे सकता है। तो आपको ये चीज़ें जस्ट मेमोराइज़ करनी है। अब हम इसकी बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जो हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं उनकी नॉन पोलर नेचर होती है। तो देखो जो मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में, और मैंने ऑर्गेनो कौन सा था पीछे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के केस में मैंने बताया था, जो आर का और मेटल का बॉन्ड है वो हाईली पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर मीन्स जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो जो इनकी पोलर नेचर होती है वो उनके कंपैरिजन में कम, मतलब ये जो बॉन्ड बनता है मेटल का और आर ग्रुप का ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के केस में, ये नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना अच्छा नहीं एग्जिस्ट करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना अच्छा नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब देखो पोलैरिटी के ऊपर ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं, खाली एक ही फैक्टर नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने का, बट पोलैरिटी जो है उनमें से एक फैक्टर है कि अगर जो भी कंपाउंड्स जिसका हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं उनकी पोलैरिटी अगर ज़्यादा है तो वो दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट होएगा तो वो अपनी मोनोमेरिक फॉर्म के कंपैरिजन में अपनी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे। बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उस कंपाउंड का ज़्यादा होगा। तो इसलिए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं और इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, ठीक है। तो उसके बाद है सोल्युबिलिटी। तो जो हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, पोलैरिटी की वजह से ही, क्योंकि वाटर की नेचर पोलर होती है। तो ये आपने रूल पढ़ा ही होगा ना, लाइक डिजोल्व लाइक, कि पोलर पोलर को डिजोल्व कर सकता है, नॉन पोलर को।
तो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि बेंजीन है, ईथर हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के हैं, तो इसलिए ये उसके अंदर सॉल्युबल होता है। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो फर्स्ट है, देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस हैं, मींस इनकी जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये शो ही करता है, उससे अलग ये कुछ रिएक्शन है वो मैं करा देती हूँ। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी, दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, वाटर। और ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन की, ठीक है। जब हम जिंक के जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, जैसे मैंने ये ले लिया इथाइल वाला, इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ बनाएंगे तो कराएंगे तो ये एक तो जो ये वाला C2H5 ग्रुप है ये, या और भी कोई भी ग्रुप यहाँ पे होगा, CH3 होगा या फिर प्रोपेन वाला होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेंगे। हाइड्रोजन को लेके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, अपनी न्यूट्रल फॉर्म में हो गए कन्वर्ट, जैसे सॉरी अपने इन्होंने वैलेंसी कंप्लीट कर ली, ये क्या बन गया हमारा इथेन बन गया। उसके बाद देखो जो यहाँ से OH नेगेटिव हमारा बचेगा वो क्या करेगा, इन दो जिंक मॉलिक्यूल्स के बीच में इसकी ब्रिज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। जैसे जिंक है यहाँ पे जो एक OH इधर इन दोनों जिंक के बीच में ब्रिज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा और C2H5 ग्रुप यहाँ पे जाएंगे। देखो दो कितने थे, टोटल 4 थे ना, तो 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोकार्बन के बन गए, 2 जिंक के साथ स्टिल अटैच रहते हैं। तो ये था रिएक्शन विद वाटर। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये भी टर्शरी जो हमारा टर्शरी क्वाटरनरी कार्बोनेटम के फॉर्मेशन के हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशन की काफ़ी अच्छी रिएक्शन है ये। मींस जैसे कि कार्बन है, ठीक है, उसके साथ कोई भी अगर लिविंग ग्रुप अटैच है, एक्स ही दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो एक्स है कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, पर जो ये कार्बन है इसकी नेचर क्वाटरनरी वाली होनी चाहिए, टर्शरी हो, ये जिसकी नेचर है वो कौन सी होनी चाहिए, टर्शरी होनी चाहिए। देखो अगर एक यहाँ पे 3 CH3 है तो टर्शरी 2 होते तो सेकेंडरी, और एक होता है या एक भी ना होता तो क्या होता है प्राइमरी। तो ये कैसा है हमारे टर्शरी कार्बन है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के साथ तो CH3 नेगेटिव जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बन गया हमारा नियोपेंटीन बन गया। और जो ये कंपाउंड बना है ये क्या है, टर्शरी कार्बोनेटम, तो सॉरी क्वाटरनरी कार्बोनेटम। तो ये जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ, अगर यहाँ पे टर्शरी कार्बोनेटम है ना, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तब भी ये रिएक्शन देगा और ये क्वाटरनरी कार्बन की फॉर्मेशन करता है, क्वाटरनरी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत ही एक्सेप्शन रिएक्शन है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स की। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ये मैं आपको नहीं करा रही, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। वही डायरेक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl है, जो भी है जिंक के साथ R ग्रुप अटैच है वो आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर से फिर नीचे और ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये इस जो पूरा का पूरा ये जो ग्रुप था ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई ना, जो पीछे मैंने बताई थी, सेम वही फॉलो करेगा। अब देखो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन कैसे होती है पहले तो मैं बताती हूँ, इसमें हम क्या लेके चलते हैं। जो इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, देखो इस रिएक्शन के रिएजेंट और इसका प्रोडक्ट क्या बनना है ये चीज़ें फिक्स हैं, मतलब वेरी नहीं करती। तो इसका जो रिएजेंट है, इसका जो रिएक्टेंट जो है वो होता है अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर, देखो एस्टर ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर ग्रुप। अल्फा ब्रोमो मतलब इस कार्बोनिल कार्बन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ ब्रोमीन अटैच होनी चाहिए, ये वाली चीज़ मस्ट बी प्रेजेंट फॉर रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये कंडीशन है रीफॉर्मेट्स की अल्फा पोजीशन के ऊपर ब्रोमो, मीन्स अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहाँ पे ZnBr, मतलब ये जो जिंक है इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट कर जाएगा। तो ब्रोमीन, क्योंकि जिंक की ना बाइंडिंग कैपेसिटी ब्रोमीन के साथ बहुत ही अच्छी होती है। अब ये देखो क्या बन गया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, ये ब्रोमीन अटैच है, ये पूरा का पूरा ग्रुप किसकी तरह एक्ट करेगा,
नेगेटिव पोर्शन की तरह, और ये जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले की तरह एक्ट करेगा। अब इसकी ये जो भी हमारा रिएक्टेंट बना है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, और कोई हमने नहीं लेना, या तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लेना है या फिर हमने यहाँ पे कीटोन लेना है। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं। CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OR। तो ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो जो ये CH2 वाला, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो तो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो BrZn है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस कार्बन के साथ ये अटैच हो गया, और ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड था ना, इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये रिएक्शन कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे तो क्या होगा, जो ये वाला ग्रुप है ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी अपनी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ZnOH Br मीन्स वाटर जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अपना H पॉजिटिव तो इस ऑक्सीजन को दे देगा, और जो ZnBr था उसको क्या दे देगा? OH नेगेटिव दे देगा। तो ये बन गया, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OR। तो जो हमारी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। रिएक्टेंट क्या था? अल्फा ब्रोमो एस्टर। मीन्स जो इसकी ये एस्टर ग्रुप है, इसकी अल्फा वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच। अल्फा के बाद जो इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो क्या होगा? बीटा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा वाली पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। तो देखो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, इसके ऊपर क्या अटैच? OH, और ये पूरा का पूरा एस्टर ग्रुप। एस्टर हमने लेना है, उसकी जो अल्फा वाली कार्बन है, अल्फा वाला जो कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमीन होना चाहिए। जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कार्बन ब्रोमीन के साथ ZnBr बन जाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव पोर्शन एक्ट करेगा, इसका काम यही है कि इस वाले पोर्शन को अच्छे से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि ये वाला पूरा ग्रुप बहुत अच्छे से एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करे। अब ये क्या बन गया हमारा? एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये जाके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो कार्बन का और इस CH2 का बॉन्ड बन गया। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ZnBr। इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो दैट प्रोडक्ट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये थी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। इसके साथ ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारा ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसको रिवाइज़ कीजिए और कल स्टार्ट करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।